अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उनकी क्लास में कोई क्वेश्चन हो, कुछ लोगों को कल नेट की वजह से हमारी क्लास में डिस्टर्बेंस में रही, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें। कल के हवाले से कोई चीज पूछनी है, रजिस्ट्रेशन करना सबको आ गई, समझ में आया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का? आप तो ठीक नहीं मेरे ख्याल से ना? मैं आगे समझ में, आपको आगे समझ में मेरी वहां से। अच्छा, चले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आप लोगों को बताता हूँ, दोबारा से रिवाइज कर रहा थोड़ा सा एक बात में ना। अभी हम चलते हैं अपने टैक्स की नॉलेज के ऊपर। कल मैं एक बात मैंने आप लोगों से पूछी थी, टैक्स आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने कहा था कि हम अपना स्किल्स भी बढ़ाना चाहते हैं और जॉब के साथ साथ टैक्स में रखना चाहते हैं। मगर मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोग ये सोचेंगे टैक्स को अपनी इनकम बनाना। ठीक है, क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज है, जैसे कि आजकल ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है, उसमें हर कोई अपनी इनकम बना रहा है, सब काम हम सोच चुका है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि एक चीज जिसकी लाइफ अच्छी है, जिसकी लाइफ अच्छी है, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, जॉब अगर आपको नहीं भी मिली तो भी आप कमा सकते हैं, तो उसके लिए हम उसमें ऐड करेंगे फ्रीलांसिंग का है। आप अपने क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? क्लाइंट कैसे मिलते हैं? आप लोग मालूम है फेसबुक से मिल जाते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई रहते हुए बंदा बाहर रह रहा है, ठीक है, उसको कैसे आपको नॉलेज चाहिए? क्योंकि हमारे मुल्क में जो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, उससे आप इतने भी तैयार हो रही है कि बाहर के मुल्कों की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं, वहां के टैक्स के मैटर को सॉल्व करें बस। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो ये पूछा ना भाई टैक्स क्या है, मुझे नहीं मालूम है, बाहर का हो चाहे पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, तो आप उसको टैक्स की नॉलेज दे सकते हैं। तो हमारा जो मकसद है इस कोर्स का, जितने भी इंस्टीट्यूट ये करा रहे हैं, वो सब सबका मकसद यही है कि हम आप लोगों को इस तरह तैयार करें कि टैक्स को आप अपना बिजनेस बनाएं, प्रोफेशन बनाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ रही होगी सर ये हमारा व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स एक बर्डन ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, मैं आपसे टैक्स जो है बर्डन ऑफ ड्यूटी है, जो कि हर बंदे को लाजमी पे करना है। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर कहीं खाना खाने बाहर जाता हूँ तो उसका बिल भी मैं ही देता हूँ, उसका बर्डन जो है इसमें मुझ पे। ठीक है, तो वो हमारी इनकम में से कट जाता है। ठीक है, हमारे एक्सपेंसिस में आ जाता है। तो टैक्स भी ऐसा, इसी तरह से आपके लिए एक एक्सपेंस है जो आपको टास्क भी करना ही करना है। उसके बिना समझ लें, आप अगर नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट आपको के भी ले जाए, जेल भी करा दे, प्लेंटीज लगा दे, हर चीज पे ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए हर मुल्क का कानून जो है टैक्स के ऊपर चल रहा है। ये आपको टैक्स की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो इस पे तो फिर मैं आगे चलूंगा। कोई और पूछना हो कि टैक्स के और क्या क्या मकसद है? नहीं है? अब हम आपको बताएंगे सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या डिफरेंस। मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल भी खोल लेता हूँ, ताकि आप लोग को इजीली उसमें भी समझ में आता रहे। सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ठीक है, आप बताएं सर। आपको तो मालूम होगा, आपको मालूम है डायरेक्ट टैक्स क्या है? सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूँ डायरेक्ट पेमेंट क्या है। चलो, डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बता दें। डायरेक्ट पेमेंट क्या है? डायरेक्ट पेमेंट या डायरेक्ट थ्रो, किसी चीज को डायरेक्ट थ्रो करना। क्रिकेट खेलते हैं हम, डायरेक्ट थ्रो करते हैं तो बंदा डायरेक्ट पकड़ता है। ठीक है, उसी के चोट लगती है जो पकड़ रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि मुझे डायरेक्ट ही लगना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या का मतलब है, मुझे हर चीज डायरेक्ट पड़ेगी मुझ पे। मुझे किसी और के रेफरेंस से पड़ेगी, पहले वो उसको देगा फिर मुझे देगा। मुझे हर चीज डायरेक्ट आनी है, चाहे वो कहीं से भी होती भी आए। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि अगर मैं बिल फर्स्ट आप और मैं हम सब जो है चाय पीने होटल पे चले गए, ठीक है, हम सब ने अपना अपना बिल दिया, तो वो पेमेंट ऑफ बटन किस पे आया? हम सब पे अपना अपना आया। सही है, उस चीज की हमने बटन जो है अपनी अपनी खुद दे दी। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब, हम्म, वो डायरेक्ट लग रहा है सर आपको, वो डायरेक्ट लग रहा है।
कोई चीज लेते हैं उसमें चीज की परचेजिंग पे अपने टैक्स ले ले ज्यादा लेकिन हमें पता नहीं पता नहीं लगता। चलता। ऐसे ही है। इसका मतलब थोड़ा बहुत सही दिया इन्होंने। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स किस तरह से लगता है कि कोई तीन चार लोग होते हैं, उन पे बारी बारी करके डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, अगर आप बाहर के मुल्कों में, मैं जैसे मैंने कल भी बताया था कि बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि वहां पे सेल टैक्स का लफ्ज यूज नहीं होता, वहां पे वैट का लफ्ज यूज होता है बहुत सारी जगहों पे। अब यूएसए में सेल टैक्स यूज होता है, तो यूके में वैट यूज होता है। ठीक है, सऊदीया में, दुबई में, यहाँ पे वैट यूज होता है। वो वैल्यू एडिट कहते हैं, कि वैल्यू को ऐड होके पे टैक्स लग जाए। यानी कि मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके ऊपर वो टैक्स होता है, यानी कि सेल्स टैक्स। कोई भी चीज को बेचना, उसके ऊपर टैक्स लग जाना। अब जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, और मैं जो है एक इंपोर्टर हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या हूं मैं? इंपोर्टर। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और फिर इसके बराबर में जो बैठे हुए हैं साहब, वो हो गए रिटेलर। ये एसीसीए के, सीए के, आईसीएमए के लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया जाता है। तो मैं आप लोगों को वहीं से कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आया था? डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसके पास माल जाता है? जैसे मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने बाहर से इंपोर्ट किया माल, मैं, ठीक है, फिर मैं आगे किसी को दूंगा बेचने के लिए, क्योंकि मैं तो इंपोर्टर हूँ, मैं तो खुद नहीं बेच रहा, लेकिन मैं बिकवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार तुम मेरी ये चीज सेल करो, तो उसके लिए मैं क्या हायर करूंगा? एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर करूंगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हायर करूंगा, यहाँ तक सब क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से बेचेगा? रिटेलर्स को, होलसेलर को बेचेगा, जो आगे एंड कंज्यूमर को देंगे। और एंड कंज्यूमर क्या होता है? वो आम पब्लिक, जो डायरेक्टली जाके उस दुकान से वो परचेजिंग करती है। ठीक है, यहाँ पे लग जाता हूँ रिटेलर। ठीक है, अब ये इम्पोर्टर ने एक चीज की है, जैसे कि मैं कहूँ कि परफ्यूम, परफ्यूम परचेज किया उसने ना, 100 रुपए का। आसान अल्फाज में बात करेंगे ताकि कैलकुलेशन ज्यादा पॉसिबल ना हो हम लोगों को। 100 रुपए का एक परफ्यूम परचेज कर लिया मैंने। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, बाहर से मंगवा लिया। अब मैंने क्या किया? मुझे देना है वो डिस्ट्रीब्यूटर को। अब जब मैंने बाहर से परचेज किया होगा तो मैंने ड्यूटी पे की होगी ना, और ड्यूटी कितनी लग रही होगी उस पर, वो तो अब उस प्रोडक्ट के हिसाब से, कि बाहर से गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी क्या लगा रही है, फला क्या लगा रही है, सब कुछ मिला मिलू के मैं बोलता हूँ कि 18% जो हमारा पाकिस्तान में टैक्स चल रहा है वो हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने अपना आउटपुट किया अभी, अभी मैंने इनपुट नहीं लिया, अभी मैंने इसको टैक्स पे कर दिया। ठीक है, टैक्स मैंने डायरेक्टली पे कर दिया 18 रुपए इसके ऊपर। अब जब अगर डिस्ट्रीब्यूटर को दूंगा तो क्या 118 रुपए में दूंगा या 100 रुपए में दूंगा, या इस पर कोई प्रॉफिट रख के दूंगा? प्रॉफिट ऐड होगा ना। मैं ये कहता हूँ मैंने इस बंदे को दिया है टोटल 200 रुपए में, टोटल 200 रुपए में दिया है। तो अब बताएं, मैं अगर उसको दूंगा तो क्या सेल टैक्स चार्ज करूंगा उस पर या नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे तो आगे अपना गवर्नमेंट को पे करना है ना। सेल टैक्स मैंने किया होगा ऐड। चले ठीक है, अगर मैंने किया होगा तो कितना किया होगा? 18% किया होगा, तो कितना हो गया? 36 रुपए। तो मैं इससे जब परचेज, इससे पेमेंट कितनी लूंगा? मैं 200 रुपये लूंगा। क्यों 36 रुपये नहीं लूंगा? टैक्स अगर मैं लगाऊंगा तो टैक्स ऐड करूंगा तो टैक्स की पेमेंट तो ज्यादा हो जाएगी ना, प्लस करूंगा ना उसमें। सर देखें, अगर मैं 200 रुपए की चीज दूंगा ना, तो 200 रुपए की तो एज अ कॉस्ट दे रहा हूं मैं। हाँ, अगर मैं उसी के अंदर उसको मैं बोलूँ कि भाई मैंने टैक्स ऐड कर लिया है इसमें, तो मेरी टैक्स की वैल्यू जो है थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, प्रॉफिट आ जाएगा उसका, 82 रुपीज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब 18 रुपए तो मैंने जो पे किया था वो मैंने उससे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने 200 रुपए की
उसको चीज पे की, और वापसी उससे मैंने टोटल इसमें कितना प्रॉफिट ले लिया, 82 रुपीज। तो इस 82 रुपीज पे क्या मैं सेल टैक्स दूंगा? आप क्या कहते हैं भाई? जो सेंटेंस ऐड हो जाता ऐड हो जाता है उसके बाद। है मतलब ये और इफेक्ट है जो हम्म क्रेडिट को करता है। हम्म। ये जो टोटल आपने एडेड कॉस्ट 200 हो गए। देखें, मैं आपको बताऊं, समझाता हूँ थोड़ा सा मुझे। मैं कोई चीज परचेज करता हूँ ना, तो उसकी मैं पेमेंट देता हूँ, और जब मैं आगे कोई चीज देता हूँ, वही चीज अगर मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके ऊपर मैं प्रॉफिट लेता हूँ। अब जब उस प्रॉफिट पे मैं जब सेल टैक्स चार्ज करूंगा, तो मुझे वो भी पे करना होगा, और उस बंदे से अपना वो सेल टैक्स भी रिकवर करना होगा जो मैं आगे पहले पे कर चुका हूँ। ठीक है, यानी कि आउटपुट इनपुट दोनों मुझे करने पड़ेंगे। तो ये आसान अल्फाज में समझ में आ गई होगी कि मुझे आउटपुट जो देना है और जो इनपुट है वो लेना है, क्योंकि मैं जो एक चीज अपनी दे रहा हूं वो मुझे वापस भी चाहिए। मुझे वो वापस भी चाहिए ना, तो मैं वो लूंगा उससे, क्योंकि वो आगे खुद पे नहीं करेगा, क्योंकि वो परचेज कर रहा है। परचेज करने वाला बंदा जो है, वो टैक्स इंक्लूडेड वैल्यू पे कर देता है, पे कर देता है बंदे को, उस बंदे को जिस बंदे से वो लेता है। अब वो बंदा पे कर देता है आगे गवर्नमेंट को। जहां तक क्लियर है, या और कोई मिसाल दे उसकी? सही है। तो मैं इससे जो 82 रुपीज जो प्रॉफिट लूंगा, तो मेरा 82 का प्रॉफिट नहीं हुआ। मेरा प्रॉफिट जो है 18 रुपए, उसको और पे करना पड़ेगा। इनपुट अपना मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, इस 82 रुपीज में, इस 82 रुपीज का अगर मैं 18% लगाऊं, ठीक है, 18% में लगाऊं, तो 14 या 15 रुपए मुझे सेल टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मैंने आगे से रिसीव किया है। और वो जो 18 रुपए थे वो मेरे रिसीव हो चुके हैं। जब हम सेल टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो आपको ये चीज नॉलेज में होगी कि अब जो हमें टैक्स लगना है, वो किस तरह लग रहा है, कि मैंने एक तो टैक्स पे किया हुआ है, अब जो मैं टैक्स ले रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, वो पे करूंगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर भी ये करेगा। 236 रुपए का उसने, जैसे 200 रुपए चले, मैं कहता हूँ उसने 200 रुपए में ये हटा देता हूँ। ठीक है, 200 रुपए में उसने 18 36 रुपए उसने, नहीं सही क्या बताओ, 36 रुपए पे कर दिया उसने, यानी कि ये उसने परचेजिंग फिर कितने की होगी? परचेजिंग तो कब की हो गई ना, 174 रुपीज की परचेजिंग हो गई। यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल कर लूँ, तो ये हो गया कितना? नहीं, ये हो गई, एक सेकेंड, 164 की। 200 रुपया हुआ है टोटल। फिर अगर ये चीज मैं रिटेलर को दूंगा, तो सेम कॉन्सेप्ट यही चलेगा हमारा। सेम कॉन्सेप्ट यही चलेगा, क्योंकि उसने 36 रुपए सेल टैक्स पे कर दिया है पहले। 36 रुपए सेल टैक्स पे कर दिया है। अभी मैंने एक जगह पे गलती की है, अब वो गलती आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, कि मैंने जो पहले वाले कैलकुलेशन में गलती की थी, वो क्या है। वो अब आप लोग बताएंगे, मैं खुद नहीं बताऊंगा, वो आप लोग बताएंगे जब मैं यारी कैलकुलेशन पूरी करूंगा। देखें, 200 रुपए की मैंने परचेसिंग की, उसमें से 36 रुपए जो था ना, सेल टैक्स का चार्ज। ठीक है, मैंने क्या पे किया, 36 रुपए सेल टैक्स। मेरी असल कॉस्ट क्या पड़ी मुझे, 164 रुपीज की। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। मैं अभी सवाल जब करूंगा ना, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अभी 2 मिनट में सवाल करता हूँ, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा। मैंने 200 रुपए की चीज ली है, उसमें उसी में मैंने सेल टैक्स पे कर दिया है। उसका सेल टैक्स 18%, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के मुताबिक 18% अभी सेल टैक्स चल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तो उसमें 18% का सेल टैक्स चल रहा है। तो अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है, वो मुझे कितनी पड़ी है? मुझे पड़ी है टोटल 164 रुपीज की। आई बात समझ में? 164 रुपीज की। लेकिन मैंने अब आगे जब रिटेलर को फॉरवर्ड की, वो मैंने कर दी 300 रुपए की। अब मैं उससे क्या करूंगा, 18% के हिसाब से चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे 18% करते हैं हम इसका, 54 रुपीज मैंने, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रॉफिट ले लिया अपना 54 रुपीज का, और रिटेलर को 54 रुपीज में से उसने 18% पे कर दिया। यानी कि 300 रुपए में से 54 रुपीज उसने पे कर दिया है।
अब सेम कॉन्सेप्ट यही आ जाएगा, इसे 300 रुपये पे किए और 18%, 54 रुपीज का टैक्स पे किया उसने। ठीक है। अब 54 में से माइनस कितने करेगा ये अपने, वो माइनस करेगा जो ये पहले पे कर चुका है, यानी कि 36 रुपीज माइनस करेगा ये पहले अपने। तो वही 18% आ गया, 18 रुपये आ गया। ये सबसे पहले वाला टैक्स था। सबसे पहले वाला टैक्स किसमें था? सबसे पहले वाला टैक्स किसमें था? जो एडवांस में या जो इंपोर्ट पे हमने पे किया था, विद होल्डिंग टैक्स के उसको, विद होल्डिंग नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स है। कोई डायरेक्ट टैक्स है, वो लग गया और हमें पे करना है, लग गया मुझको। ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स किसे कहते हैं वो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन चेंज है। विद होल्ड का मतलब ये है कि मैं जो भी चीज बेच रहा हूं ना, ठीक है, इनकम टैक्स, तो अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं उस पर विद होल्डिंग चार्ज नहीं करूंगा। सही है। उस पर सेल टैक्स चार्ज करूंगा। विद होल्डिंग टैक्स वो होता है जो मेरी इनकम पे लगता है, जो मेरे सामने वाला बंदा मुझसे काटता है। ठीक है, दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज है। सही है। अभी उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, चले वो भी मैं इसी में क्लियर कर दूंगा, टैक्स का ये वाला मैटर आप लोग का आज क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैलरी की जो है ना, आपको यानी कि इस हफ्ते में सैलरी के मैं आपको एक लेक्चर भेज दूंगा, जो लॉ के हिसाब से सेक्शन वाइज आप समझ जाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट सैटरडे जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फाइलिंग करेंगे उसकी, उसी लॉ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ये 3 महीने का है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, घर पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। तो इस हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि आप नेक्स्ट सैटरडे लैपटॉप लेके आइएगा, अगर है। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाता रहूंगा, आप लोग अपने पास टाइप भी करते रहेगा। और जिसका एनआईसी है वो अपने आप को रजिस्टर भी कर ले, कोई पंचायत नहीं होगी, रजिस्टर करने के कोई मसला नहीं है। रजिस्टर बंदा होता है उसी का फायदा ही होता है। ठीक है, एफडीआर पे रजिस्टर कर ले। है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, चलिए। अब ये रिटेलर ने क्या किया, अब उसने अपना टैक्स पे कर दिया है। अब ये बताएंगे, ये तीनों पर्सन जितने भी हैं, ये अपना सेल टैक्स फाइल करेंगे तो अपनी अपनी रकम को इनपुट आउटपुट दोनों दिखाएंगे या कोई एक चीज दिखाएंगे? दोनों चीजें दिखाएंगे, क्योंकि जो मेरे पास इनपुट हो रहा है उसका मैं आउटपुट भी दे रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से? कि मैंने एक जैसे नजर साहब आए हुए हैं, नजर साहब से मैंने एक चीज परचेज की। ठीक है, मैंने वलीद को दे दी। वलीद नाम है ना आपका? ठीक है, मैंने वलीद को दे दी ना। अब मैंने इनसे परचेज की, मैंने वलीद को दे दी। अब ये जो इन्होंने पहले टैक्स पे किया बता, अब ये वाला टैक्स अपना रिकवर करेंगे मुझसे। ठीक है, और मुझसे जो एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, जो एक्स्ट्रा सेल टैक्स ले रहे होंगे ये वो पे करेंगे, क्योंकि ये इनके ऊपर एक ड्यूटी ये लग गई है कि इनको ये पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं इससे जो सेल टैक्स लूंगा, ठीक है, उससे मैं पहले अपना रिकवर करूंगा जो मैं पहले पे कर चुका हूं। जो मैं पहले पे कर चुका हूं मैं पहले वो रिकवर करूंगा, और जो एक्स्ट्रा सेल टैक्स चार्ज किया है अपने प्रॉफिट पे, फिर मैं वो पे करूंगा। इसी तरह ये क्या करेंगे, ये एंड कंज्यूमर को आपको सेल कर देंगे, लास्ट वाले बंदे को सेल करेंगे, जो एंड कंज्यूमर आम दूध खरीदने वाला बंदा होता है। ठीक है ना, उसको पे कर दो, तो उस एंड कंज्यूमर ने तो इसको पे कर दिया, अब तो वो आगे कहीं नहीं बेचेगा, वो आगे कहीं ये चीज नहीं सेल करेगा, लेकिन वो अपने घर में यूज करेगा। तो उसने एक साथ ही पूरा टैक्स पे कर दिया। अब पूरा टैक्स कितना पे किया, अगर बिलफर्ज 400 रुपए का सेल किया, रिटेलर ने उसको 400 रुपए का टैक्स सेल किया, तो 400 रुपए पे 18% का उसने टैक्स लगा दिया। 72 रुपीज। सही है। अब वो 72 रुपीज तो पे नहीं करेगा ना रिटेलर, सिर्फ 18 रुपए पे करेगा भाई, क्योंकि उसने उस हिसाब से पूरा पे कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट के पास अब कितने चले गए, क्योंकि 3 जगहों से टैक्स गया है, और चौथा उसने टैक्स दिया जो लास्ट एंड कंज्यूमर था। अब गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स दिया टोटल सब मिला के? सही है। आप क्या कहते हो? एंड कंज्यूमर ने 72 पे किया रिटेलर को। अगर यहां से आप कैलकुलेशन करते हुए आए तीनों तरफ से, तो 18 18 36, फिर 18 18 36 और 36 72, टोटल 72 में, तो गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया? 72, 54 नहीं, क्योंकि हर बंदा पे कर रहा है।
मैंने अभी आपको क्या समझाया, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन हो गए ना, देखिए किसी ने 52 बोल दिया, किसी ने यानी 54 बोल दिया, किसी ने जो है 72 बोल दिया, कंफ्यूजन हो गई। ये बात मेरी बिल्कुल आराम से समझिएगा, मैं जो चीज खरीद रहा हूँ ना, जो चीज मैं खरीद रहा हूँ मैं उस पर टैक्स पे करूंगा, सेल टैक्स। और अगर मैं वो चीज बेच रहा हूं तो उसके ऊपर जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, अल्फाजों पे गौर कीजिएगा, प्रॉफिट ले रहा हूं, उस प्रॉफिट पे भी मैं सेल टैक्स पे करूंगा। तो जो चीज आपने मुझसे खरीदी है और वो आप भी आगे पे कर रहे हैं, तो उस पे भी आपको भी प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यानी कि वैल्यू को ऐड हो रहा है, हर वैल्यू हर जगह से ऐड हो रही है। और वही एडिशन हो के जो है 18 18 18 करके चारों की तरफ से गवर्नमेंट को पे हो रही है। तो इस तरह से क्या हो गया, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड पेमेंट, VAP भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन हम टैक्स की जबान में बात करेंगे तो वैट की बात करेंगे, वैल्यू एडिड टैक्स। क्योंकि भाई प्रॉफिट भी तो वैल्यू एडिड में हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने 100 रुपए की चीज ली थी, उसको 200 रुपए की बेची, मेरा वैल्यू एडिड हुआ ना। यहाँ पे गौर कीजिएगा ना, मैंने जो चीज 100 रुपए की खरीदी थी, मैं इंपोर्टर था, मैंने 100 रुपए की खरीदी थी। अब मैंने वो 200 रुपए की खरीदी, उस पर टैक्स मैं पहले भी पे कर चुका हूँ, लेकिन आगे वाले से भी मैंने टैक्स लिया है। तो मुझे उससे प्रॉफिट हुआ है तो मैंने टैक्स लिया है ना। अब मैंने उससे कितने पे टैक्स लिया था, मैंने उससे टैक्स लिया था कितना, 82 रुपीज पे टैक्स लिया था। मैंने जो उससे टैक्स रिसीव किया था वो 82 रुपीज पे टैक्स रिसीव किया था। तो उसने जो मुझे टैक्स दिया था वो 200 रुपए के हिसाब से दिया था। क्यों दिया था 200 रुपए के हिसाब से, वो इसलिए दिया था उसने क्योंकि उसमें उसका टैक्स रेट और उसका जो मार्जिन है वो मिला के 100 रुपये बनता था। मैंने 100 रुपए की परचेज की, ठीक है, 18 रुपए मैंने पे किया। अब वो मुझे उसकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट, अब मैंने ये मोबाइल परचेज किया है, मैंने किया 100 रुपए का परचेज, ठीक है, इंपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने यहाँ पे कस्टम ड्यूटी वगैरह दी, उस पर 18% का टैक्स लग गया। ठीक है, अब ये मुझे कितने का पड़ गया, 118 रुपए का पड़ गया। अब इसके मैंने 118 रुपए पे किए ना, अब मुझे इसके ऊपर का प्रॉफिट लेना होगा। अब मैं इसको 118 रुपए में तो सेल नहीं करूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे, चले ये बाद में करता हूँ ये बात ना, इसको थोड़ी देर के बाद, मैं पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। सही है, 118 रुपए किया, मैंने 200 का सेल किया। तो मैं 200 रुपए के ऊपर जो मेरा सेल टैक्स मैं उसमें बंदे पे चार्ज करूंगा, 36 रुपए का, ठीक है, 236 रुपये मैं उससे ले लूंगा। या फिर मैंने उसको दिया 164 रुपये का, उस पर 36 रुपये को मैंने टैक्स लगा दिया। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ क्या गलत की हुई थी, अब आपको पता है। मैंने कैलकुलेशन में यहाँ पे गलत लिखा था कि 18% जो टैक्स है उसका 36 रुपये नहीं लगेगा, उसका उस अमाउंट पे लगेगा टैक्स जिसपे वो परचेजिंग कर रहा है। यानी कि अगर वो 164 रुपये पे परचेजिंग कर रहा है तो इसके हिसाब से वो 18% टैक्स देगा। ठीक है, 164 रुपीज के हिसाब से वो देगा, 200 रुपये पे नहीं देगा। 200 रुपये तो उसको टोटल पड़ेगा ना। तो वो 36 रुपये जो पे करेगा वो क्या करेगा, वो टैक्स की मद में पे कर रहा है। और वो जब अपनी परचेजिंग दिखाएगा, अपनी एंट्री दिखाएगा सेल टैक्स पे करते वक्त, तो उसकी परचेजिंग अमाउंट 164 लिखेगा। फिर इस पे लिखेगा कि मैंने 18% टैक्स पे 36 रुपीज पे किया है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेगा कि जब मैंने आगे सेल किया 300 रुपए का, तो उस बंदे से जब मैंने 300 रुपए लिए 200 रुपए की जगह, तो उसमें से मैंने 18% को टैक्स लगाया था 54 रुपीज का, उसमें 36 मेरे थे, वो मैंने रख लिए। अब उसके ऊपर के जो 18 रुपए वो मैं आपको पे कर रहा हूं। ये बात क्लियर है, कोई क्वेश्चन। अब अगर यहीं पर ही अब मैं बात करूं कि ये बंदा 118 रुपये तो परचेज कर रहा है टोटल ना, टैक्स लगा के, लेकिन ये सामने वाले को सेल टैक्स चार्ज नहीं करता, बोलते 100 रुपये में ही ले ले। तो क्या वो आगे वाला बंदा टैक्स पे करेगा। अगर मैं बोलूं, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे लिया 100 रुपये का, 18 रुपये यहाँ पे मैंने पे कर दिया, और मैं बराबर वाले बंदे को भी 100 रुपये में दे रहा हूँ, और टैक्स चार्ज नहीं कर रहा, जीरो कर दिया उसको, जो मैंने पे कर दिया। अब बताएं क्या होगा, है, क्यों ऐड करेगा, वो तो फ्री में दे रहा है ना भाई, उसको बोलना कि भाई टैक्स मैंने पे कर दिया, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, बस। तो गवर्नमेंट को वो पे करेगा सामने वाला बंदा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है,
डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो 100 रुपए की परचेजिंग ले रहा है अपनी, उसमें उसने सेल टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, समझ ले जीरो रेटेड टैक्स है उसको। से तो पे किया, उसने पे नहीं कर पे नहीं हाँ, कर। मैं तो पे कर दी, मैंने ड्यूटी पे कर दी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मंगवाया ही माल आपके लिए है। मैंने ये जो मोबाइल बाहर से मंगाया मैंने आपके लिए मंगवाया, और आपने मुझे 100 ही रुपए दिए कि भाई मैं तो 100 रुपए दूंगा, टैक्स से तेरी मसली। तो फिर क्या होगा? अब गवर्नमेंट को किस तरह जवाब पे मांगेगी वो? फिर से करें। और अब वो चलो आगे वो भी सेल 100 रुपए में कर देता है, नहीं बता रहे हैं उसको। कुछ आइटम्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल टैक्स की रेट जो होता है वो जीरो रेटेड होता है, या वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है और जीरो रेटेड का मतलब होता है, ये मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा जब हम इसकी तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो मैं सेल टैक्स के साथ ही आप लोगों को बताऊंगा। साथ एसआरओ की वजह से भी, जो भी कर लें, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। और वो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बताऊंगा, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा पहले, जीरो रेट पे। उसके गुड्स निकाल के आपको शो कराने पड़ेंगे, कि नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है, सिस्टम के हिसाब से, कि ये गुड्स है, ये जीरो रेटेड है, और ये गुड्स है गवर्नमेंट की तरफ से एग्जेम्प्ट है, या फिर मैं खुद एग्जेम्प्ट हूँ। ये सब डिफिनेशंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको लेक्चर्स के थ्रू एक थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है, एक थ्योरी बता रहा हूँ जिसको आप समझ सके, आगे अप्लाई कर सके कैलकुलेशन में अपने, जहाँ पे आप लोग जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप फाइनेंस की डिपार्टमेंट, तो वहां पे भी आप लोग ये कर सकेंगे। होता है दूसरे इनपुट हम्म। पे ईडी लगा। जीडी वगैरह लगती है, और सब चीजें करने के बाद जो एग्जाम भी हो जाती है, क्योंकि इम्पोर्ट का कुछ आइटम्स जो है ना, जैसे कॉस्मेटिक के कुछ आइटम्स होते हैं, ठीक है, दाल चीनी चावल हो गया, ये जीरो रेडिट के होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स, सेल टैक्स जो है चार्ज नहीं होता, और किसी किसी जगह पे इन्हीं चीजों में चार्ज भी होता है। इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है, ठीक है। टैक्स जो है हर बंदे पे किस तरह चार्ज हो रहा है, किस तरह नहीं हो रहा, आप लोगों को ये चीज समझनी है। और ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप किसी के पास काम भी कर रहे होंगे ना, वो आपको समझाएगा नहीं, किसी के पास पढ़ भी रहे होंगे ना, वो आपको ये चीज समझाएगा नहीं, कि किस चीज के ऊपर टैक्स लग रहा है, और वो टैक्स लगने के बाद एग्जाम भी हो रहा है, एग्जामेशन मिलती है उसमें। हाँ, इनकम टैक्स पे भी एग्जाम हो गया, कोई टैक्स पे ही नहीं करना पड़ा मुझे। एरिया से हम्म। जी जी जी। कुछ साल के लिए भी एग्जाम होता है, कोई परमानेंट भी एग्जाम हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो रेट है ना, जीरो रेट जो हो गया, अब वो जो पहले वाले बंदे ने इंपोर्ट किया था, अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने क्या किया, खाली 18 रुपये रिसीव किए ना, आगे के दो तीन पार्टियों को वो जीरो रेट पे चले गया। क्यों गया, इसकी वजूहत क्या थी? इसकी वजूहत ये थी कि उस पे जो 18 रुपये मैंने पे किए थे इंपोर्टर होने के नाते, ठीक है, और वो उसी रेट पे चले गया, आगे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ने उसमें रिलीफ दे दिया कि आप इम्पोर्टेड हो, तो आपको ये, अगर आप जीरो रेट पे आगे सेल करते हो इस रेट को, तो हमसे आप क्लेम कर सकते हो ये 18 रुपये वापस लेने के लिए। आई बात समझ में? यानी ये गवर्नमेंट जो चीज जीरो रेट पे परचेज देती है, जो चीज जीरो रेटेड होती है, जो चीज एग्जाम्प्ट होती है, उस पे वो रिटर्न भी कर देती है। लेकिन एग्जाम्पशन जो जिस पे लगती है, उसके वो रिफंड नहीं करती, वो सिर्फ जीरो रेटेड अमाउंट की जो चीजें होती है ना, जैसे चावल पड़ती, मैंने इंपोर्ट किया बाहर से, अब वो जीरो रेट था, लेकिन उस पर ड्यूटी लगी है, वो मैंने अभी पे कर दी, लेकिन जब मैं अपना सेल टैक्स फाइल करूंगा, तो उसमें मैं जीरो रेट दिखाऊंगा, तो गवर्नमेंट मुझे वो रिलीफ देगी कि मेरे किसी जगह टैक्सेस में वो माइनस कर दीजिएगा। हमारी गवर्नमेंट हमें कैश वापस नहीं करती, वो बोलती है आप एडजस्ट कर लो इसको। बाहर की गवर्नमेंट जो है वो दे देती है, यूएसए जो है कुछ कुछ जगहों पे वो दे देती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट बोलती है आप एडजस्ट करो, अपनी सेल्स में एडजस्ट करो, अपनी परचेजिंग में एडजस्ट करो इस टैक्स को जो आप पे कर चुके हो। ड्यूटी तो क्योंकि लाजमी लगनी है, जो भी चीज आप इंपोर्ट करोगे उसमें ड्यूटी तो लगनी ही लगनी है, वो लगे बिना आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं ला सकते, ऐसे ही है ना। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट आपको जो ड्यूटी लग रही है वो गवर्नमेंट के पास ही जा रही है ना, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको ये ड्यूटी लगी है, इसका कुछ पर्सन हमसे
आप क्लेम कर सकते हो, या फिर पूरा का पूरा भी क्लेम कर सकते हो। और वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि पूरा पूरा देती है या कुछ परसेंट देती है उसका। हाँ, क्योंकि जब वो देखेगी मेरी फाइलिंग, और मेरे जब मैंने आपको परचेज सेल किया है, तो जाहिर से आप अपनी परचेजिंग में दिखाओगे ना कि मैंने इस बंदे से परचेज किया है, कि मैंने शुएब से परचेज किया है और नजर को बेचा है, वलीद को बेचा है, तो वो सब दिखाएंगे ना मेरा नाम परचेजिंग में। वो दिखाएंगे कि मैंने शुएब से परचेज किया है, शुएब यानी कि ऑलरेडी पे कर चुका है। उनको नजर आ रहा है गवर्नमेंट को, दोनों चारों तरफ से कंपाइल हो रहा है। जब कंपाइल हो रही है एक चीज, तो गवर्नमेंट को पता है कि ये टैक्स हमने रिसीव कर लिया है, और इसके ऊपर फिर इसने टैक्स नहीं लगाया, आगे कुछ भी नहीं किया, उसी रेट पे आगे भेज दिया, तो वो वहां पे जीरो रेटेड वाले पे वो आपको रिफंडेबल कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हो। और अगर वो गुड्स एग्जाम्प्ट हुआ अगर, तो आपको रिफंड नहीं होगा। आप 118 का ही सेल कर दो आगे, या 100 का सेल कर दो, वो आपको रिफंड नहीं होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन? बिल्कुल। सर बहुत सख्त हो गया, और अभी ये सिर्फ हमारे ही कानून नहीं है, पूरी दुनिया का कानून। ये जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी दुनिया का पढ़ा रहा हूँ। अभी अभी तो हम पाकिस्तानी टैक्सेशन के ऊपर आ ही नहीं है। पाकिस्तानी टैक्सेशन जिसने समझ लिया ना, उसने समझ लो अपनी दुनिया समझ ली। इतने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतने रूल्स बना दिए, इतनी जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको जो है ना ये बस करना ही करना है। अब तो ऐसा कर दिया कि बैंक अकाउंट आप खुलवाने भी जाओगे ना, तो नहीं बोलेंगे बिना आप फाइलर हो देखे हुए, बोलेंगे पहले आप अपना फाइल करो, फिर आप हमसे आके अकाउंट खुलवाओ, गाड़ी परचेज करो, कुछ भी करो। अब वो ये करेंगे। और जिनके अकाउंट खुले हुए हैं, उनके अकाउंट में भले 10 रुपए भी आते हैं, उनका अकाउंट सील हो जाएगा कि भाई आप रिटर्न फाइलिंग की तरफ आ जाओ, गवर्नमेंट ये कर रही है। आपको पता है 2024 में गवर्नमेंट के मुताबिक जो है तकरीबन 54 लैक्स लोगों ने ना पाकिस्तान में टैक्स पे किए हैं। और अगर कंपेयर करें 2023 के, तो तकरीबन 72% ज्यादा है। 72% ज्यादा लोगों ने पे किया है। तो अब आप खुद देखें कि लोग अब टैक्स की तरफ किस तरह से आ रहे हैं। और मसला क्या है? सिर्फ कंसल्टेंट कम है, उस टैक्स को पे करने वाले लोग कम है। अब हर कोई बंदा ढूंढता रहता है फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, फाइवर पे, कि यार मुझे टैक्स फाइल करवाना है, मुझे यहाँ पे बंदा मिल जाए। वहां पे बंदा मिलता है 4-4 5-5 रुपए। आजकल तो मार्केट इतनी खराब कर दी है, नए नए लोगों ने, जो भी स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं, बोल रहा है 2,000 रुपये में फाइल कर दो। करता क्या है वो, लेके आता है हमारे पास, बोलता सर ये मेरा दोस्त है मेरा दोस्त है, इसका मुझे इनकम टैक्स फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है। मैं उसको बता दूं कि मैं उस पर कोई पेमेंट चार्ज नहीं करता आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरे लिए खाली स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग मेरा सासा हो। जब आप लोग बिजनेस करोगे तो किस रेफरेंस से करोगे? हाशमी हब ऑफ अकाउंटेंसी के रेफरेंस से करोगे, बिन जाहिर एकेडमी के नाम से करोगे ना। अपना जब आप वहाँ पे क्वालिफिकेशन शो कराओगे, इस चीज़ की सर्टिफिकेट शो कराओगे, तो वो आपके पास दोनों जगह का मौजूद होगा कि भाई आपने बिन जाहिर एकेडमी से जो है आपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा, उसका सर्टिफिकेट लिया, और फिर आपने कंसल्टेंसी फर्म में जो है जॉब की। ठीक है, आपने 1 साल जॉब करी, और उसका जो है आपने जो है सर्टिफिकेट शो कर दिया, जब आपकी प्रोफाइल मजबूत हो जाएगी, तो बंदा देखते ही बोलेगा हाँ भाई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, इसको हायर कर लो, लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में। आपको बस फिक्स कर देगा भाई तो ये टैक्स फाइल करना है खाली। अब क्या करोगे आप? पूरे दिन तो ठंड मचाओगे, आखिर के 2 दिन काम कर रहे हो। और अगर आपको अकाउंटिंग प्लस फाइनेंस कर दिया, तो आप दोनों कामों में पूरे पूरे महीने लगे रहोगे। ऐसे ही है ना? या फिर आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म खोल लेंगे फ्रीलांसिंग में। आपने फेसबुक पे चला दिया, और जो है क्या क्या भाई मैं टैक्स रिटर्न का फाइलर हूँ, और मैं फलाना फलाना ये सर्विसेज दे रहा हूँ, तो खुद ही आपको देख के लोग आ रहे होंगे, आपके पास कॉल्स आ जाएंगी। थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, लेकिन ये है कि आपको स्किल्स जब आ जाएंगी ना, तो आप फौरी तौर पे 1 महीने के बाद ही कमाना शुरू कर दोगे। अभी तो खैर सीजन चल रहा है कमाने का, इनकम टैक्स का। लेकिन जब आप सेल टैक्स भी समझ जाओगे, तो आपका हर महीने का सर्कुलर बन जाएगा। यानी कि आप कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेती है, रिमोट जॉब पे हायर कर लेती है, ठीक है, कोई कंसल्टेंसी फर्म हायर कर लेती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हायर कर लेती है। क्योंकि जब आप लिंक्डइन का पेज अपडेट करते हो, फाइवर पे अपने आप को अपडेट करते हो, ठीक है, तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं इस तरह के लोग ना, जो लोग फ्रीलांसिंग में काम करें। अब वो क्या करते हैं भाई, हमारे पास काम का बटन ज्यादा है तो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं,
जो लोग पढ़ा रहे होते हैं, जो लोगों के पास यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को वो काम दे देते हैं। तो हमारा भी मकसद वही है कि हम लोग जितने भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं तकरीबन 70+ लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी टैक्सेशन। और उनको मैं इसी तरह से यूज़ करता हूँ कि वो अपनी इनकम को कैसे जनरेट कर लेते हैं। कि मेरे पास कोई काम जगह बड़ा ज़्यादा आ गया तो मैं उनको हायर कर लेता हूँ, उनको मैं डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ और बोलता हूँ भाई इसके मैं इतने चार्जेस दूंगा तुम्हें, और मुझे ये करके दो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो करके दे देता है, उसकी उसकी अपनी इनकम हो जाती है। ठीक है। हाँ, आप लोग कोई भी काम लेके आते हो, आप लोग फर्म में हमारे पास कोई भी काम लेके आते हो, उसका जो भी चार्ज होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपका अपना होगा। आप सिर्फ उस पर हमसे गाइडलाइंस लेंगे, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि आप एक तरीके से फर्म में हो ना, जिस फर्म में आप काम करते हो, तो उसमें वो आपको उसको शेयर देना पड़ता है, जो भी आप कमा रहे होते। लेकिन हम लोग जो है कोई शेयर नहीं लेते अपने स्टूडेंट से, क्योंकि उनको हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आगे आके वो हमारे पार्टनर बने। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे अभी 10 पार्टनर हैं, तो मैं चाहूंगा मेरी जो कंपनी है इसके इतने पार्टनर बने और इसके इसके नाम जो है ना डिफरेंट कंपनीज के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है। तो इसीलिए हम ये सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं लोगों को, जो कंसल्टेंसी का 1 ईयर का सर्टिफिकेट है, जिसके ब्याह पे आप लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीकॉम कर चुके हो, वो आईटीपी लाइसेंस के लिए अपेयर हो जाए। आईटीपी लाइसेंस, इनकम टैक्स प्रिपरेशन लाइसेंस, जो एफबीआर से आपका पूरा एक पेपर होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट, उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करेंगे। तो उस जगह पे आके आप लोग कंप्लीटली एक लाइसेंस होल्डर बन जाएंगे। जब आप लाइसेंस होल्डर बन जाएंगे तो आप अपने आप को कहीं पे भी यूज कर सकते हो, फ्री हैंड, कोई डर नहीं। आप किसी वकील के सामने, जज के सामने भी जाके बैठ के केस लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका आपके पास लाइसेंस है। ठीक है। अब मेरे पास लाइसेंस है, मैं कोर्ट जाते रहता हूँ, मैं आरटीओ जाते रहता हूँ। आरटीओ हमारा जो रीजनल ऑफिस है एफबीआर का, जहाँ पे टैक्सेस के मामला क्लियर करवाने होते हैं, वहाँ से नोटिस आते हैं हमारे पास। एसआरओ हमें वहाँ से आते हैं। ठीक है। कोई भी एफबीआर पे अमेंडेड होती है तो वो भी हमारे पास वहीं से आते हैं। हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, हमारी ईमेल्स पे आते हैं, क्योंकि जब हम लाइसेंस होल्डर होते हैं तो हमारे पास एक ईमेल होती है जो लाइसेंस पे चल रही होती है। उस पे हर एसआरओ फौरी तौर पे अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, आ जाता है तो हमें पता लग जाता है, हमने नोटिफिकेशन लगाई हुई हो, आप लोगों ने भी लगाई हुई होती है कि हर चीज़ की फेसबुक की नोटिफिकेशन आ जाती होगी। तो हमें पता है, हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम जाके अपने सिस्टम को खोलते हैं। तो इसमें इतनी प्रैक्टिस है, और इतनी प्रैक्टिस कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा रहा, खासतौर पे 30,000 रुपये में या 40,000 में तो नहीं करा रहा। वो क्या करते हैं, इसको डबल में डिवाइड कर देते हैं कि भाई प्रैक्टिकल का कोर्स आपको इतने का मिलेगा, और लिटिगेशन का जो कोर्स है वो आपको इतने का मिलेगा। लिटिगेशन कहते हैं प्रिपरेशन को, जो टैक्स का लॉ जिसको आता हो, जो पढ़ सकता हो, जिसके सेक्शंस मालूम हो, आगे वो केस लड़ सके। कोई क्लाइंट है, उसके पास 5 लाख की पेनल्टी लग गई, 5 करोड़ की पेनल्टी लग गई, ठीक है, और वो आपको हायर करता है और बोलता है यार अब मुझे ये जो है रिजॉल्व करा के तो मुझे पे नहीं करना। आपने उसको श्योरिटी दी कि भाई ठीक है 100% है, तो मैं पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए जो तुम्हें खाली उसकी वकील की फीस करनी भी पड़ेगी, फिर वो करनी पड़ेगी, और मेरा उसमें 10% चार्ज होगा। अगर 5 लाख रुपए भी वो है, तो मेरा 10% कितना होगा, 50,000 हो गया। 2 से 3 दिन का काम होगा। सिर्फ मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, फाइल करूंगा और उधर पार्टी को भेज दूंगा। सही है। अब कोर्ट पे जाना काम किसका हो, मेरा होगा। वो आराम से ठंड मचा रहा है, वहां पे मैं जाऊंगा, एप्लीकेशन लिख के दूंगा, सब करूंगा, अपना काम कर लूंगा। ये सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस कोर्स में। मैं ये सब चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एक पार्टनर चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए अपनी फर्म के लिए। अगर आप लोग पार्टनर बनेंगे तो आपको ही फायदा होगा, मुझे ही नहीं होगा। मुझे कहाँ पे फायदा होगा कि मेरा एक नाम चलेगा। ठीक है। और जब आप लोग किसी जगह पे काम कर रहे होंगे उस नाम से जुड़ के, और आप अभी भी अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं और दिखाते हैं हाशमी ऑफ अकाउंटेंसी से मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो तकरीबन कोई अगर मैं बोलूँ तो कुछ नहीं 50+ कंपनीज तो ऐसी हैं पाकिस्तान की जो मुझे जानती हैं, फिजिकली बाय फेस भी जानती है, बाय नाम नेम भी जानती है। होंडा एटलस वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुस्तकिन टेक्सटाइल वाले जानते हैं, गुल अहमद वाले भी जानते हैं मुझे। ठीक है। क्योंकि हर कंपनी से कुछ, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना,
वो सिर्फ एक लॉयर या एक कंपनी हायर नहीं करती टैक्सेस के लिए, वो डिफरेंस लोगों को हायर करती है। ठीक है, क्योंकि उसको अपने आप को मजबूत करना होता है। फाइलिंग उसके अपने ही बंदे कर रहे होते हैं जिसको वो हायर करता है। अब वो हायर करने के लिए किससे डिमांड करता है? वो हमें डिमांड करता है, वो लोग, कि यार मुझे टैक्सेशन के लिए, फाइनेंस के लिए एक रिलायबल बंदा, एक कंसल्टेंट बंदा, जो ऐसा, जो मेरे हर मामला जहाँ बैठ के देख रहा हो। तो मैं क्या करता हूँ उससे, मैं बोलता हूँ भाई इतना है, इतनी फीस आप उसको दोगे महीने की, वो आपके पास रोजाना 4 घंटे 5 घंटे बैठेगा, 9 to 5 की जॉब करेगा, उसकी सैलरी ये होगी, उसके ऊपर परसेंटेज मेरा ये होगा। तो आप लोगों को भी वही काम करना है। सही है, ठीक है, मैं हकीकत वाली बात बताता हूँ। मैं कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं कि भाई मैं आपको ना बताऊं। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो, जिससे आप लोग आगे सीख सकें। आप लोगों को आगे सीखना है कि आगे आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है। इस चीज में देखें, इसकी डिमांड बहुत है। और अब तो इतनी डिमांड बढ़ने वाली है टैक्सीज की, कि आप सब काम छोड़ दोगे। जो भी ई कॉमर्स का काम कर रहा है ना, बोलेगा यार मैं छोड़ के मैं इस फील्ड में घुस रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अभी ई कॉमर्स का काम क्या है, उरूज पे चल रहा है। क्योंकि क्या है, वो यहाँ से बंदा चीज उठा दे, वहां पे फौरी तौर पे भेज देता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये भी फ्रीलांस काम है, 0% इन्वेस्टमेंट से। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ है? जो आपने ई कॉमर्स का कोर्स करने के लिए दिए पेमेंट, वही आपने इसकी भी की। आपने डिजिटल मार्केटिंग की पेमेंट दी, वही आपने इसकी की। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको, इस कोर्स को करने के बाद जो है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐसे दिए जाएंगे, दूंगा मैं आप लोगों को, जो मैं आपको मार्केटिंग के तरीके बताऊंगा। अप्लाई आपको कैसे करना है, सब कुछ वो आपको, उसके लिए खुद आगे फेसबुक है, वो यूट्यूब है, चैट जीपीटी है। ठीक है, इसको फॉलो करना है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में छोटा मोटा जो कोर्स हो रहा होता है, वो करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केटिंग हर काम के लिए जरूरी है। मार्केटिंग के बिना आप कामयाब नहीं हो, ये हमारा रूल बन चुका है। जब तक हमारी मार्केटिंग नहीं होगी ना, मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा उस पर, तो मुझे काम आगे से नहीं मिलेगा। अब आप लोग मुझे कैसे मिलो? मैंने मार्केटिंग की है तो मैंने मुझे मिलो ना। मैंने मार्केटिंग की तो इंस्टीट्यूट ने मुझे हायर किया, या मुझसे पार्टनरशिप करी, जो भी की। मैंने अपनी मार्केटिंग की ना, मैंने अपना फेस शो कराया आगे। अगर मैं कहूँ तो मुझे आगे से भी ऑफर्स है, मैं आगे भी इंस्टीट्यूट वालों को टाइम दे रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ सर्विसेज। ठीक है। तो मैंने अपनी मार्केटिंग की है, मैंने पैसा खर्च किया है उसमें भी, तो ही मुझे आज इतना पैसा मिल रहा है कि मैं उसको डबल कर रहा हूँ। तो वो काम आपको करना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो आप लोग समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो किसी भी तरह का हो, आगे के लिए हो पीछे के लिए हो? क्योंकि अभी हमारी ये सिर्फ समझ लें एक इंट्रोडक्शन चला है। ये दोनों क्लासेस हमारे इंट्रोडक्शन। हम प्रैक्टिकल लाइव में आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, या इस क्लास 3 से। क्योंकि ये क्लास हमारी ओपन है, ये यूट्यूब पे भी चलाई जाएगी, यूट्यूब पे भी दिखाई जाएगी, लोगों को दी जाएगी, ताकि वो लोग इससे अवेयरनेस लें, इसकी तरफ आए और ज़्यादा एडमिशन मिले या जो भी है। ठीक है ना, हर चीज़ के लिए ये। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, फिजिकली हो, कोई इसके हवाले कुछ भी करना हो, तो आप कर सकते हो। ये शेयर परचेजिंग करते हैं, तो ये मतलब 0.05% की क्या है एडवांस? देखे, वो होता है विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स। मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं ना, ठीक है, मैंने आपसे, मैं यहीं का बंदा हूं। अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाता हूँ। ये इम्पोर्टेड था, ठीक है, इम्पोर्टर था, इसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर इसको 200 रुपये पे करेगा ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से उस गुड्स के ऊपर जो टैक्स होगा, इनकम टैक्स, जो मुझे पे करना है, यानी कि इनको पे करना है। ये जो मुझसे परचेजिंग कर रहे हैं, इनको नहीं करना पे, वो मुझे पे करना है। ठीक है, मेरी इनकम है ना, मैंने 200 रुपये में 100 रुपये का प्रॉफिट लिया है अगर, तो वो मुझे पे करना है। तो आप क्या होगा, अगर आप भी एफबीआर से रजिस्टर्ड हो, तो आप हो जाओगे विद होल्डिंग एजेंट। ठीक है। तो जो 0.25 है, 5.5 है, 3% है, 4% है, 4.5, या 7.5, 15%, जितना भी टैक्स उस गुड्स पे लगता है, उस आइटम पे लगता है, या उस सर्विसेज पे लगता है, वो ये होल्ड कर लेंगे मेरी।
और ये पे कराएंगे वो पेमेंट एफबीआर को। और मैं जब अपना रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं क्लेम दिखाऊंगा कि मैंने ये टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ है इस बंदे के थ्रू। जैसे कि मैं सैलरीड पर्सन हूं, आप मेरे बॉस हो, ठीक है। आप मुझे सैलरी दे रहे हो ₹1,00,000। अब जो ₹1,00,000 पे 5% का टैक्स चल रहा था अभी, जो 2025 तक की जो चल रहा है, वो आपने जो है मेरा डिडक्ट कर लिया और मुझे 5% काट के, यानी समझ लो ₹500 काट के या ₹2,000 काट के मुझे ₹98,000 सैलरी दे दी। तो मेरा टैक्स तो ऑलरेडी पे हो गया। ऑलरेडी पे हो गया। अब आपने वो क्या चीज काटी है? वो आपने काटी है विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, आपने वो काटी है विद होल्डिंग टैक्स, जो आप पे करोगे अपने चालान में एफबीआर को विद इन 7 डेज टू 15 डेज। वो आप एफबीआर को पे करोगे। जब वो एफबीआर रिसीव कर लेगा, उसका आप चालान दे दोगे, उसको आप पेमेंट दे दोगे। ठीक है, तो आप जो उसका सीपीआर नंबर है वो आप मुझे सेंड कर दोगे। अब मैं जब अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मैं ये दिखाऊंगा कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैंने जो है ₹2,000 ऑलरेडी पे किए हुए हैं। तो वो मुझ पे वो टैक्स नहीं लगाएगा, वो उसको ऑलरेडी रिसीव हो चुके होंगे। क्लियर? यही बात पूछनी थी आपको। हाँ। मतलब जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं, क्या हम मान लें आप उसकी करें, हम्म। जब उनको पेमेंट करते हैं तो जीएसटी के 0.5% जो हम पे करते हैं वो टैक्स होता है ना, एडवांस। वो एडवांस टैक्स होता है। वो एडवांस टैक्स होता है, वही चीज तो मैंने अभी आपको पूरी समझाई है। देखो, एडवांस टैक्स 0.5 का जो एक टैक्स लगा हुआ है एडवांस टैक्स, वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। विद हेल्प कर रहा हूँ ना, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ। जैसे है मैंने उसमें लगा लिया भाई 0.5, 0.25, 0.7, इस तरह के कुछ टैक्सेस चल रहे हैं। एडवांस टैक्स का जो रेट है वो 0.5 का रेट है। ठीक है, अब ये टैक्सेस के पूरे रेट कार्ड है, वो रेट कार्ड मैं आपको भेजूंगा। जब मैं यहाँ पे फिजिकली आईआरएस के पोर्टल पे फिजिकली फाइलिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो वहां पे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, अभी मैंने आपको विदहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को बताने में और प्रैक्टिकल करने में एक अलग मजा है। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट वीक से हर क्लास में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल ले रहे होंगे और उसकी जो थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, तो हमारे दिमाग में वो चीज अच्छी तरह से बैठेगी कि भाई ये एडवांस टैक्स मेरा क्यों कटा था और मैंने कहाँ पे करना है। भाई मैंने एक चीज ₹100 की बेची है, ठीक है, इसमें ₹18 का टैक्स लगाया, तो मैंने जो ₹100 की ₹118 की चीज बेची है उसी में वो एडवांस टैक्स इंक्लूड है। अब मैं जो चीज दिखाऊंगा आपको डिवाइडिंग रूल्स के मुताबिक दिखाऊंगा इनवॉइस में। ये बात आई समझ में? क्लियर हुआ कि एडवांस टैक्स होता है डिवाइडिंग रूल, जो मुझ पे लग रहा है। एडवांस टैक्स कुछ आइटम्स पे लगता है, आइटम्स होते हैं उन पे लगता है, सर्विसेज के ऊपर लगता है, या फिर क्या होता है उस बंदे के ऊपर लगता है, उस कंपनी के नाम पे लगता है, इनकम पे। ठीक है, इस सब की डिफिनेशन है, अलग अलग है। वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आईआरएस का पोर्टल, अभी मेरे पास टाइम तो है ना इसमें। अल्लाह करे खुल जाए आईआरएस का पोर्टल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ये खुल जाता है तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको आईआरएस के पोर्टल पे क्या होता है। कि जब हम एंट्री कर रहे हो, जब एंट्री कर रहे होते हैं ना, वहां पे वो आगे सब चीजें लिखी हुई है, बहुत आसान बना दिया पोर्टल। आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं होगी, इनवाइसेस बनाने की जरूरत नहीं होगी। मगर क्या है कि वो सिर्फ सबमिट करने के लिए आपको उसका लेजर रखना होगा अपने पास। अगर मैं किसी के बिजनेस की इनकम टैक्स बना वो पे कर रहा हूँ, तो उसकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट मुझे चाहिए होगी। ठीक है, जो मैं उससे लूंगा, या वो मुझे खाली बैंक स्टेटमेंट दे देगा, इनवाइसेस की बिल वगैरह दे देगा, तो उसके ऊपर मैं करूंगा। देखो ये चीज है पोर्टल ना। अब अगर मैं इसके ऊपर आऊं, इनकम टैक्स के पोर्शन पे, पता नहीं खुलता नहीं खुलता, ऑलरेडी पेड है ये। अ, इसका ऑलरेडी पेड है सारा, वरना मैं बताता आपको उसी में थोड़ा सा निकाल के। पीछे चले आते हैं, ज्यादा पीछे। मगर अभी का जो पोर्टल चेंज हुआ है ना, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है।
मैं अगर पुराना पोर्टल खोल के दिखाऊंगा ना आपको, उसके हिसाब से अभी के लिए जो पोर्टल चेंज हुआ है ना, वो मैं दिखाऊंगा इस तरह से कि आप लोगों से आपकी एनआईसी की जो होगी ना, उसी के ऊपर आप लोगों के वर्क करा रहा हूँ। रेप्लिका उसी पे बनेगा। इसका सारा पे हुआ हुआ है। सही है बंदे का। कोई बंदा ऐसा जिसका पे ना हुआ हो। उस कंपनी में दिखा देता हूँ ये आपको, ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना इस चीज़ से। असल में मसला सारा ये है कि यहाँ का जो नेटवर्क है ना, ये बहुत स्लो है, वरना इतना टाइम ही नहीं लगता। 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये साइट खुल जाती है। मैं अपने घर पे खोलता हूँ ना, फौरन खुल जाती है, क्योंकि मैं वायर लगा लेता हूँ नेटवर्क का। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ना सैलरी के ऊपर, हम सैलरी शीट बनाएंगे। सैलरी शीट किस तरह से बनती है, ठीक है, यानी कि सैलरी स्लिप जिसको कहते हैं। फिर फॉर्म 42 उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उसके साथ ही जो है किसी को जिसको अपना फिजिकली फाइल करना हो, कि बोले ना हाँ भाई सबमिट कर दे, तो ये अच्छा हो जाएगा, उसको सबमिट भी करके दिखा देंगे। ठीक है। और उसका अगर चालान बनवा रहे हैं तो उसको चालान भी बना के दिखा देंगे। वैसे तो मैं रेप्लिका बताऊंगा, खाली एक चीज दिखाऊंगा फिजिकली आपको, उसमें फाइनल में पे नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि पे करने के लिए मुझे जैसे चालान जनरेट करना पड़ेगा उस बंदे का। नहीं, बढ़ जाएगी अभी, और बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, ऊपर तक जाएगी वो। हम्म। चलिए इस क्या खुल जाएगा देखो, इसका मुझे अभी सबमिट करना है। देखें, ये आ गया है इनकम टैक्स का एक पोर्शन। ठीक है। अब ये सैलरी का पोर्शन है, तो इसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि पे वेजेस, यहाँ पे क्या डालना है आपको, अलाउंसेस उसके हैं जो सैलरी में ऐड होते हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी का देख लेंगे हम। जब प्रॉपर्टी के उस पर जाएंगे तो प्रॉपर्टी में सारी चीजें आ रही होंगी, उसकी कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं। ये सेक्शन आपको बता रहा हूँ कितना कितना विधेयक होगा उसका टैक्स, रेंटल का या प्रॉपर्टी परचेजिंग सेल का। अब ये बिजनेस पे आ जाएंगे तो बिजनेस पे आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पे सब जगह का लिखा है। अच्छा, जो ये बात कर रहे थे क्या नाम है, असद, विद हेल्ड एडवांस टैक्सेस वगैरह कहाँ पे लग रहा है, वो यहाँ पे मैं शो कराऊंगा आपको टैक्स चार्जेबल में। ठीक है। ये टैक्स चार्जेबल है। इसमें अगर आप कहीं पे शो करेंगे तो यहाँ पे आपको सब चीजें नजर आती रहेंगी। ये सब सेक्शंस हैं कि किस किस तहत जो है। देखो इम्पोर्टर लिखा हुआ है, इम्पोर्टर का जो टैग विद हेल्ड हो रहा है टैक्स, उस पर क्या क्या रेट आ रहे हैं, वो यहाँ पे पे कर रहा है। सही है, ये सब चीजें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी उसकी इनवाइसिस के थ्रू। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो कोशिश करना उस कंपनी से कोई एक इनवाइस की तस्वीर खींच के ले आना, जो पार्टी के पास से आ रही है। ठीक है। हाँ। ठीक है। वो ले खींच के ले आना, क्योंकि हम उस पार्टी को ना उसी को थोड़ा चेंज करके बनाएंगे फिजिकली एक्सेल पे। ठीक है। हाँ ये सही रहेगा। ठीक है। उसी पार्टी की जो अपना इनवाइस होगी, उसकी स्लिप को हम जो है एक्सेल पे बनाएंगे किसी और नाम से, किसी और एनटीए के, क्योंकि हम उसको शो नहीं करेंगे, वो एक कॉन्फिडेंशियल होता है ना। ठीक है। वो हम मैं अपने पे बना लूंगा या आपके एनटीए में बना के उसको बता दूंगा उसको किस तरह से हम फाइल कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो लग रही है उस इनवाइस क्या। लेकिन ये काम अभी का नहीं है, इस काम के लिए हमें तकरीबन जो है 3
चार 4 हफ्ते लगेंगे टोटल, 8 से 9 क्लासेस हमारी लगी, उसके बाद हम इस चीज पे जाएंगे, इनवाइसिस के ऊपर। उससे पहले हम अपना इंडिविजुअल पर्सन को पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या टैक्सेस दे सकता है, और कहाँ कहाँ वो एग्जाम्प्ट हो सकता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी इंडिविजुअल पे जो है गवर्नमेंट ने जो है ना इस बार इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर छापा मारा हुआ है कि भाई ये जो सिंगल बंदा है ना जिसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, जो लाखों रुपए कमा रहा है, ये टैक्स पे नहीं कर रहा है, टैक्स तो पे कर भी रहा है कहीं कहीं जगहों पे, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। इधर प्लस में मैंने कहीं पाया हम्म। जाए तो मैं ये टैक्स का कर टैक्स चला मुझे हम्म। उसमें क्या नया खरीद वो करेंगे तो 8 मिलियन 36 लाख हम्म। टाइम से करके रहेंगे अब उस ईयर की प्राइस करेंगे। वो मैं बताऊंगा, इसके बारे में आपको बता दूंगा। देखें, इसका कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट हमारा भी नहीं है, वैल्यू का है, ये जो गवर्नमेंट की तरफ होती है। अगर मैं कहूँ तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसको मालूम है कि मेरे घर की जो वैल्यू है ना वो क्या है। सही है, उसको भी मालूम है मेरे पास जो डीसी बैठा हुआ है मेरे एरिया में जो डीसी है, उसको भी मालूम है, और एक मार्केट वैल्यू भी चल रही है। इसके ऊपर भी पूरा कॉन्सेप्ट है, 7E का फॉर्म बनता है। ठीक है, जब आप सेल करते हो या परचेज करते हो, वो फॉर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको। ये चीज़ भी आपको बताऊंगा, ऐड करूंगा। क्योंकि 7E का जब से इन्होंने शुरू किया ना, तो प्रॉपर्टी डीलर जो है ना जितने भी है, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं इसके ऊपर, बहुत कमा रहे हैं, वो काम सीख रहे हैं खाली उसी इसी के लिए कि आज 7E का फॉर्म रजिस्टर करने बंदेगा। हम्म। हाँ, वो वाली डालनी पड़ेगी। देखें, अभी जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं ना, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, थोड़ा सा इधर हो जाओ, बाजू में दिख रहा है कि जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे ना, अपने पास अपने एसेट्स को तमाम शो करेंगे। मुझे अपना एसेट पहले लाजमी शो करना है जो मेरे पास है, और जो पहले मैंने लिया था उसकी क्या वैल्यू थी, और अभी अगर मेरी मार्केट वैल्यू वो क्या, ये सब शो करनी पड़ती है। आप बेचो या ना बेचो, आप नहीं शो करोगे तो एफबीआर को पता है, जब आप वो सेल करोगे तो एफबीआर को पता लग जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, क्यों, क्यों नाम चेंज होगा। ठीक है, अमाउंट चेंज हो जाएगी अपने पास से, अपने एफबीआर के पोर्टल से आप अमाउंट चेंज, तो एफबीआर को पता चलेगा, तो वो आप पे छापा भी मार सकता है। आपको नोटिस पहले भेजेगा कि भाई आप उसके ऊपर टैक्स पे करो पहले, तो आपने सेल किए तो। ठीक है, आपकी पर्सनल चीज। और कुछ जगहों पे जो है ऐसा भी है कि वो बोलेगा कि यार ये तो एग्जाम्प्ट है, वो छोड़ देगा फिर, लेकिन वो बोलेगा शो जरूर करो। अभी हमें जो भी हम कमा रहे हैं ना, या जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, दोनों चीजें, जो मैं कमा रहा हूँ जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, वो दोनों मुझे एफबीआर को शो करनी है। अगर मैं 5 लाख रुपए पूरे साल में कमाता हूँ, तो मुझे उसको बताने का 5 लाख रुपए मैं कहाँ से कमा रहा हूँ और कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा हूँ, ये सब बताना है। मेरा बाहर से कोई इनकम आ रही है, क्योंकि देखो मेरा जो एनआईसी है ना, मेरा एनआईसी वो नादरा से अटैच है। अगर मैं कोई भी फिजिकली काम करता हूँ तो नादरा को पता लग जाता है, क्योंकि मैं अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ। कैश के थ्रू जो कर रहा हूँ वो तो पता नहीं लग पाएगा, वो तो अंडर द टेबल वाला हिस्सा हो गया, उसको आप खैर इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जो भी बैंकिंग चैनल पे थ्रू चल रहा है, ठीक है, या आपके एनआईसी के थ्रू जो भी चीज चल रही है, उसको आप डिक्लेयर करोगे, उसको आप दिखाओगे। गोल्ड ज्वेलरी है तो आपने जब परचेज किया होगा, ठीक है, उसको आपने शो कराया होगा। अब आप जब इसको बेचेंगे तो आपको बताना पड़ेगा भाई मैंने बेच दिए। हाँ, प्रॉपर्टी, लेकिन देखें इसमें भी इसके कॉन्सेप्ट है कि कुछ कुछ जगहों पे जो है ना एफबीआई ने आपको रिलीफ दिया है। जैसे कि प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, ये कुछ जगहों पे इस तरह कर दिया है कि यार अगर आप बिजनेसमैन हो, अपना कैपिटल असासा जमा करते हो, अपना असासा एक जमा करो, अपने आप कैपिटल बना रहे हो, तो उसको सेल करते वक्त आपको टैक्स देना है या नहीं देना, वो एफबीआर आपको बताता है आपके ही रिटर्न में। इसने आपको कहीं कहीं जगहों पे रिलीफ भी दिया है। अब आपकी प्रॉपर्टी की एक अमाउंट है, उसने उस अमाउंट को कैरी कर लिया है कि बिलफर्ज ये अमाउंट जो है, मैं बोलता हूँ 2 करोड़ रुपए की अमाउंट से ऊपर आप बेचोगे इसको, तो मैं आप जो है मुझे 1% टैक्स दोगे या 2% टैक्स दोगे। ठीक है, और 2 करोड़ से कम में बेचोगे तो आप मुझे कोई टैक्स नहीं दोगे, लेकिन आप अपनी जो है फाइलिंग में दिखाओगे मुझे। ठीक है, अगर मैं वो दिखाऊं गलत, तो उसको तो पता है एफबीआर को, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपसे टैक्स लेगा। अब बिल फर्ज मैं बोलता हूँ कि 2 करोड़ की मार्केट वैल्यू चल रही है,
और मैंने भेजी 2 करोड़ 20 लाख की, ठीक है, तो हो सकता है वहां पे आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा एफबीआई में। हाँ। वो सब जगह पे टैक्स होता है। उन जगहों पे टैक्स होता है, कुछ कुछ जगहों पे टैक्स होता है, जो आप पे तो कर देते हो, लेकिन बाद में आपको रिलीफ रिफंडेबल भी क्लेम कर सकते हो। यानी किसी और जगह पे उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, किसी और जगह पे जहां पे आप टैक्स दे रहे हो वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, अगर उनका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, ये सब कुछ है, तो मैं तो कहूंगा कि आप हाउस वाइफ के तौर पे उनको फाइलर बनाएं, क्योंकि अभी फाइलर तो आपको हर किसी को करना ही है, क्योंकि हर एक एक बंदा फाइलर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखेंगे ना, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप जो है एक रिलायबल हो गए बंदे, आप कमा रहे हो, या मैं गवर्नमेंट वहां की क्या करती है, आपको पैसे भी देती है, आप जॉब नहीं कर रहे ना, तो आपको पैसे देती है वो, कि यार तुम कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई तुम्हारा असासे नहीं, तुम मुझसे पैसे लो, लेकिन तुम टैक्स पे करोगे मुझे। हाँ, चाहे वो जीरो चाहे 1 रुपया, जो भी आप, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, गवर्नमेंट से जो आप ले रहे हो, इनकम ले रहे हो ना, क्योंकि आप एक इनकम ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, उस पर आप टैक्स पे करोगे। ये हर जगह का रूल है, पूरी दुनिया का कानून है ये। जो भी आप कमाओगे उस पर देना ही देना है, टैक्स देना है। बाहर के मुल्कों में थोड़ी ज्यादा सख्ती है, तो वो क्योंकि वहां पे बैंकिंग चल रहा होता है, प्लास्टिक मनी चल रही होती है, तो वो टैक्स देना पड़ जाता है। सही है, वहां पे कैश का लेन देन इतना ज्यादा नहीं है। हमारे पाकिस्तान में कैश पे ज्यादातर लोग चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अभी तक नहीं पता है, लेकिन अभी कुछ टाइम में जो है ना, 2026 का जो रूल आया है ना, उसके मुताबिक अभी सब लोग जो है ना उस जगह पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। अब जब बिजनेसमैन को या सैलरी पर्सन को जब नोटिस जाने शुरू होंगे ना, जो अभी रिटर्न फाइल करेंगे, तो एफबीआई सबको नोटिस भेजेगा, ठीक है, कि यार आपका यही है, आप फला फला ये काम करो, या तो हमें पेनल्टी पे करो। तो वो रिलीफ देगा इस साल के लिए या अगले साल के लिए, कोई रिलीफ देगा। लेकिन आने वाले कुछ सालों में, 2 साल 3 साल में, वो ऐसा कर देगा कि बच्चा पैदा होगा तो भी टैक्स देना पड़ जाएगा। समझ गया ना। हम्म। नॉन फाइलर, ये सब फाइलर हो जाएंगे अब। यही तो मैं बता रहा हूँ कि अब जो ये कोर्स पहले इतना इन था, बताएं, इतना इन था, कोई करा रहा था? इतना नहीं करा रहा था ना। आज से अगर आप 2024 से पहले देखें, तो मिनिमम कुछ ही इंस्टीट्यूट होंगे जो इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। वो ज्यादा बाहर के कोर्सेज पढ़ाते थे। मैं खुद जो है यूके का कोर्स और यूएसए का कोर्स है तकरीबन 2021 से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ। 2021 से पढ़ा रहा हूँ और उस पर काम ही कर रहा हूँ। लेकिन 2023 के बाद मैंने इसको पढ़ाने का शुरू किया। यानी कि मेरी जो 2023 में एक बैच मैंने पढ़ाया था छोटा सा, फिर उसके बाद मैंने 2024 में 2 3 बैच पढ़ाए, ठीक है, और अब 2025 आ गया। तकरीबन कोई 10 से 12 बैचेस मेरे हो चुके हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें नोटिस भेजा है ना, हमें बताया है पहले तो, क्योंकि हम एक लाइसेंस होल्डर है। एसीसीए वाले को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, पता है। एसीसीए जो कर लेगा ना, जिसके पास डिग्री एसीसीए की सर्टिफिकेट आ गया, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एलएलबी वाले को भी लेने की जरूरत नहीं है, सीए को भी लेने की जरूरत नहीं है अब। पहले जरूरत थी, अब नहीं है। हम्म। हाँ, क्योंकि उसमें इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने अटैच कर दिया कि जिसके पास ये डिग्री है वो अपना बिजनेस कर सकता है इसके बिहाफ पे, अपनी कंसल्टेंसी फर्म शो कर सकता है, क्योंकि ये डिग्री उसका लाइसेंस है। ठीक है। बॉडी जो है ना, ये समझ ले, पाकिस्तान को खरीद लिया है यूके ने, कि आप ये डिग्री अब लोगों को करवाएं, लाजमी करवाएं। क्योंकि अब आप देखोगे सीए, एसीसीए हर इंस्टीट्यूट कराने पहुंच गया। मैंने एसीसी कंप्लीट किया, मैं पढ़ाने बैठ गया, भाई मुझे लाइसेंस मिल चुका है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही है। 2023 से ये कानून हो गया था कि ये जो है ना, ये लोग अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, वाइंड अप करें। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी सैटरडे को होगी 7:30 बजे। हम्म। सैटरडे वाले दिन। हाँ, तो वो ऑनलाइन ले लेना या फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हम्म। ग्रुप।
तुम ऐड नहीं हो, तो अस्मा मैडम से बोलो कि वो ऐड कर देंगी तुम्हें। उसकी रिकॉर्डिंग में जब भेजूंगा, जब आप लोग इनरोल हो जाओगे, आप लोग फीस